नमस्कार दोस्तों, 26 फरवरी 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। वीडियो 1-1.5 घंटा लेट है, बट प्लीज एडजस्ट। पहली न्यूज, इंडिया हेजिटेंट टू सपोर्ट यूएस बैक्ड यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेगा। अब आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और ये 5 परमानेंट मेंबर्स रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। तो रशिया मोस्ट प्रोबेबली इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा। लेकिन यहां मेन बात वीटो की नहीं है, मेन बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया के प्रति क्या स्टैंस रखती है वो इस रेजोल्यूशन में पता चलेगा। और इस रेजोल्यूशन में इंडिया सीधे सीधे रशिया के अगेंस्ट बात करे, इसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। इंडिया रशिया से पंगा नहीं मोलना चाह रहा है, स्पेसिफिकली यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारे रिश्ते कोई बहुत ज्यादा खास अच्छे नहीं है। इनफैक्ट अगर आप रशिया यूक्रेन का कंपैरिजन करोगे ना, तो ऐसी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो रशिया के रिस्पेक्ट में इंडियंस को ज्यादा मिलते हैं व्हेन कंपेयर टू यूक्रेन। इंडियंस के लिए आसान है, ज्यादा आसान है रशिया में जाके पढ़ाई करना, ज्यादा आसान है रशिया में जाके नौकरी ढूंढना। पढ़ाई करने के बाद रशिया में नौकरी ढूंढना यूक्रेन में बहुत मुश्किल है, इंडियंस के लिए कंपेरेटिवली रशिया में आसान है। टूरिस्ट वीजा रशिया में बहुत आसानी से मिलता है, यूक्रेन वाले इंडियंस को काफी परेशान करते हैं इमिग्रेशन में। तो इस तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो इंटरनेशनल और डिफेंस पर्सपेक्टिव में आपको पता ही है कि हम लोग बहुत सारे वेपन्स खरीदते हैं रशिया से, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो ये न्यूज देखेंगे। दूसरा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ फोन पे बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, इसको देखेंगे। डिफेंस सेक्टर में इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं मोदी जी, इसके बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड को बनाने की बात की जा रही है, इसको समझेंगे। इंडिया में एक नई बिच्छू की स्पेशीज मिली है स्कॉर्पियन की, इसको देखेंगे। और जेणके में इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोट की जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आके एफडीआई कर सकते हैं 51% स्टेक के साथ। इस रिस्पेक्ट पे भी एक न्यूज है, इसको भी देखेंगे। तो इतनी न्यूज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। चलिए, पहला शब्द क्विंटेसेंशियल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब क्विंटेसेंशियल मतलब किसी चीज का बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल होना। जैसे लेवी जीन्स आर क्विंटेसेंशियल अमेरिकन स्टेटमेंट्स। मतलब कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको कोई लेवीज की जीन्स पहने नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि भाई वो अमेरिकन कह लीजिए एक वो सिंबल है। क्योंकि लेवीज एक अमेरिकन ब्रांड है, तो एक अमेरिकन सिंबल की तरह लेवीज जीन्स है। मतलब हर जगह पे आपको अमेरिका की, मतलब लेवी की जहां पे जीन्स दिख रही है वहां पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस टाइप का, अमेरिकन प्रेजेंस टाइप की आपको दिख रही है। तो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, तो अमेरिकन होने का परफेक्ट एग्जाम्पल यहां पे क्या हो गया? लेवी जीन्स हो गई। उसी प्रकार से डाइट फूड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह होता है ग्रेप फूड। ग्रेप फूड हैज लॉन्ग बीन द क्विंटेसेंशियल डाइट फूड। तो डाइट फूड्स की बात आई तो उसमें ग्रेप फूड तो होता ही है। तो मतलब बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होना। ओके, चलिए पहली न्यूज, इंडिया हेजिटेंट टू सपोर्ट यूएस बैक्ड यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन। देखिए, इंडिया ने कमिट नहीं किया है, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस एक रेजोल्यूशन लेके आएगा रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन के मैटर को लेके कि रशिया यूक्रेन से बाहर निकल जाए। इस रेजोल्यूशन पे इंडिया यूएस को सपोर्ट करे, रशिया के अगेंस्ट जाए, इस बात के चांसेस बहुत कम है। रशिया चूंकि परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो इसको वीटो करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। हो सकता है चाइना भी इसको वीटो कर दे। इंडिया पहले भी जो भी यूनाइटेड नेशंस में वोट हुए हैं रशिया और यूक्रेन के ऊपर, उससे एब्सटेन करता है, अपना कोई भी व्यू पॉइंट नहीं देता है। इससे पहले जब यूक्रेन के मुद्दे को लेके वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तब इंडिया एब्सटेन कर गया था, रशिया ने थैंक यू बोला था इंडिया को। इंडिया ने डिप्लोमेसी डायलॉग की बात की है। रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, कीव में घुस गए हैं। चेर्नोबाइल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर भी कब्जा कर लिया था पहले दिन। इसके बारे में कल विनीत सर ने एक वीडियो बनाई है, चैनल पे पड़ी हुई है। ओके, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने क्या बोला कि भाई देखिए, सब लोगों को, दूसरों को स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मान के रखना चाहिए, किसी कंट्री का यहाँ पे नाम नहीं लिया, एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पे रखी है इंडिया ने। नो डाउट यहाँ पे रशिया गलत कर रहा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए रशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन कौन नहीं सपोर्ट करता है। वैसे इंडिया को एक बहुत ही टाइट रोप, एक बहुत ही बैलेंस्ड रास्ता, रुख अपनाना पड़ रहा है व्हेन कंपैरिजन बिटवीन वेस्ट एंड रशिया। एक तरफ वेस्टर्न पार्टनर्स हैं आपके, ये यूएस के साथ बाकी यूरोपियन कंट्रीज अलाइंड है, हालांकि उनके बीच में काफी इंटरनल फिजर्स हैं, जिसके बारे में आज के एडिटोरियल डिस्कशन में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का एडिटोरियल भी देख लीजिएगा।
तो रशिया नो डाउट यहाँ पे मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है। न्यू दिल्ली मॉस्को के साथ अपने टाइज नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने 7 से 70% मिलिट्री सप्लाईज रशिया से ली हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए हम अभी भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और लॉन्ग टर्म में रशिया के साथ दोस्ती बना के चलना इंडिया के बहुत हित में है। रीजन बीइंग ऑलरेडी इंडिया वर्सेस चाइना वाली डिबेट चालू है। चाइना के साथ हमारे बायलेटरल रिश्ते आगे आने वाले फ्यूचर में बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, जिस प्रकार से चाइना का स्टैंस है। अब उस बीच में चाइना रशिया की दोस्ती अच्छी, हम रशिया से भी पंगा ले लेंगे तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। अगर हम अपनी रशिया के साथ दोस्ती अच्छी रखते हैं तो एटलीस्ट चाइना के मुद्दे को लेके रशिया न्यूट्रल रहेगा जब भी चाइना वर्सेस इंडिया की बात आएगी। कल की डेट में यह नहीं होना चाहिए कि इंडिया वर्सेस चाइना हो रहा है और रशिया चाइना के फेवर में चला गया। रशिया न्यूट्रल रहे व्हेन इट कम्स टू इंडिया वर्सेस चाइना, ये भी इंडिया के लिए बायलेटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखा जाए तो रशिया को हमारे मोदी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मोदी जी ने आज तक केवल 2 लीडर्स के साथ बायलेटरल समिट किए, एक मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के साथ, एक जी जिनपिंग के साथ। अब जी जिनपिंग तो पिछवाड़े में भाई चाकू भोग चुके हैं, पीठ पे छुरा भोग चुके हैं इंडिया की। व्हेन कंपेयर टू व्लादिमीर पुतिन, रशिया अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और लंबे समय में रहने वाला है, क्योंकि वेस्ट कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही। तो रशिया के अगर इंडिया के साथ बायलेटरल एंगेजमेंट रहते हैं तो नो डाउट इट विल बी बेनिफिशियल टू बोथ इंडिया एंड रशिया इन द फ्यूचर। तो ये सब बातें यहां पे बोल रखी। प्लस ओवरऑल अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के मैटर को लेके, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स में जितनी भी कंट्री, इनको लेके हमारा रशिया के साथ बायलेटरली इंगेज करना जरूरी है। एट द सेम पॉइंट आउट है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी बायलेटरली इंगेज करना बहुत जरूरी है। जैसे विंटर क्लोथिंग के जो 50,000 कपड़े थे हमारे सोल्जर्स के लिए, वो हमने वेस्टर्न कंट्रीज से मंगाए हैं। तो नो डाउट हमें जरूरत दोनों की है, और उन दोनों को मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया को भी इंडिया की जरूरत है। तो इसको इस प्रकार से रहने देते हैं। बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट, ट्राई सर्विस डिस्कशंस हेल्ड ऑन इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड। देखिए, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाने जाने की बात की जा रही है। अगर ये बन जाती है तो ये तीसरी इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी। इसके लिए अभी देखिए तो वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में बातचीत हुई है। 9 कमांडर इन चीफ आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, अंडमान एंड निकोबार कमांड के मिलकर आए और उन्होंने बैठ के IMTC के ऊपर बातचीत की। क्योंकि अभी के लिए 2 यूनिफाइड कमांड्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। एक यूनिफाइड कमांड है अंडमान एंड निकोबार कमांड, दूसरी है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड कंट्री के न्यूक्लियर आर्सेनल को देखती है। इसके बाद तीसरी कमांड बनाने की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड। इस प्रकार से जैसे जैसे इंटीग्रेटेड कमांड्स बनती जाएंगी वैसे वैसे जो हमारी मिलिट्री का थिएटराइजेशन है वो कंसोलिडेट होता जाएगा। थिएटराइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया में आप कुछ मिलिट्री थिएटर्स बना दीजिए, और उन थिएटर्स के अंदर एक कमांडर होगा और उस कमांडर के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आएंगे। अभी के लिए क्या है, आर्मी अलग ऑपरेट कर रही है, नेवी अलग ऑपरेट कर रही है, एयरफोर्स अलग ऑपरेट कर रही है, आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। 17 सिंगल सर्विस कमांड है इंडिया के अंदर, जिसमें 7 आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में 7 है, नेवी में 3 है। तो ओवरऑल एक थिएटर कमांड में एक कमांडर होना चाहिए और उस एक कमांडर के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों होनी चाहिए। अब इस थिएटराइजेशन में प्रॉब्लम यह है कि हेड कौन होगा, कमांडर कौन होगा, क्या आर्मी वाले को इंपॉर्टेंस दी जाएगी या नेवी वाले को या एयरफोर्स वाले को। इस बात को लेकर कुछ इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं आर्म फोर्सेज में, जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है भाई, ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो तो जो कमांडर इन चीफ होगा उस इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड का, इसके पास फुल ऑपरेशनल कंट्रोल होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल फ्लीट्स का, मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट्स ऑफ IFA का, 2 एम्फीबियस इन्फेंट्री ब्रिगेड्स ऑफ आर्मी एंड कोस्ट गार्ड का। मतलब जितना भी इसके थिएटर के अंदर आता होगा इस पर्टिकुलर कमांडर इन चीफ के, उसके अंदर के सारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवल एसेट्स इसकी कमांड के अंदर होंगे। बस आगे उठकर इशू एक बात पे आएगा कि जो कमांडर होगा इन थिएटर्स का वो आर्मी से होगा, नेवी से होगा या एयरफोर्स से होगा। मोस्ट प्रोबेबली रोटेटिंग बेसिस पे कमांडर्स अपॉइंट किए जाएंगे, अगर हम एक जनरल और लॉजिकल सेंस से सोचें। हालांकि एग्जैक्ट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सरकार ही डिसाइड करेगी और सरकार आर्म्ड फोर्सेस से डिस्कस करके डिसाइड करेगी। लेट्स सी क्या निकल के आता है। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यूनिफाइड कमांड है 3 सर्विसेज की, जिसका एक सिंगल कमांडर होगा। उसके पास आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के सारे रिसोर्सेज होंगे अपने इलाके के। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस से होगा क्या कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम अवॉइड कर चुके हैं। वैसे भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, USA, चाइना, ये सब थिएटराइजेशन कर चुकी है अपने आर्म्ड फोर्सेज का। हम थोड़ा लेट हैं, बट चलिए कोई लेट है कोई बात नहीं, अब भी इंप्लीमेंट कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। शेकतकर कमेटी ने 2015 में बोला था कि इंडिया के अंदर 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होनी चाहिए। एक नॉर्थ में चाइना बॉर्डर पे, एक वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर पे और एक साउदर्न
इंडिया में मैरीटाइम रोल के लिए। हालांकि अभी के लिए केवल 2 हैं, एक अंडमान और निकोबार, एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड फॉर न्यूक्लियर आर्सेनल, और तीसरी अभी बनने की बात चल रही है। जिस पेपर से डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज निकल के आई कि भाई एक नई प्रकार की स्कॉर्पियन की स्पेशीज इंडिया में देखने को मिली है, बिच्छू की स्पेशीज। इसको नाम दिया गया है कॉम्पसोबुथुस सतपुराएंसिस। सतपुरा हिल रेंज में मिली है तो उसका नाम रख दिया गया कॉम्पसोबुथुस सतपुराएंसिस। ठीक है भाई। और ये वर्नरी ग्रुप को बिलोंग करती है, और वर्नरी ग्रुप की एक और स्कॉर्पियन स्पेशीज है जिसका नाम है कॉस्मोबुथिस पाकिस्तानस। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान में पाई गई थी एक डिकेड पहले, इसलिए इसका नाम पाकिस्तानस रख दिया गया है, कॉस्मोबुथिस पाकिस्तानस। ओके, तो 2 स्कॉर्पियो की स्पेशीज वर्नरी रेंज, वर्नरी ग्रुप की, एक कॉस्मोपोथस सतपुराएंसिस, ये महाराष्ट्र में मिली सतपुरा हिल रेंज से, जो पाकिस्तान में मिली, उसका नाम सामने लिखा हुआ है। एक और ऐसी स्पेशीज है जो कि इंडिया पाकिस्तान की स्पेशीज के मॉर्फोलॉजिकली क्लोज है और दोनों में पाई जाती है, इसका नाम है कॉम्सोबुथुस रुगुसोलस। ठीक है, तो कॉम्सोबुथुस का, ये कॉम्सोबुथुस बेसिकली एक जेनस है। इस जेनस की चौथी स्पेशीज इंडिया में महाराष्ट्र में पाई गई है, जिसका नाम है कॉम्सोबुथुस सतपुरानस। बस इतनी न्यूज है, इतनी न्यूज याद रखिएगा। फिर ओवरऑल ये जो कॉन्जेनर्स होते हैं, कॉन्जेनर्स क्या है कि भाई सेम टैक्सोनॉमिक जेनस का होना। तो सेम टैक्सोनॉमिक जेनस की बात की जाए तो एक जो कॉम्सोबुथुस सतपुरानस है, इसके यहाँ पे फीचर बताए जा रहे हैं। 37 mm लंबा है ये। फिर ग्रेनुलेशन ऑन मेटासोमल सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ कैरिने ऑन पेटाला पिंसर्स। बेसिकली इसका जो क्लोजेस्ट ज्योग्राफिकल रिलेटिव है उससे सिमिलैरिटीज यहाँ पे बताई जा रही हैं। 4 स्पेशीज इसकी पाई गई हैं। ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान दोनों जगहों पे इस पर्टिकुलर कॉम्सोबुथुस ग्रुप के जो स्कॉर्पियंस हैं वो पाए जाते हैं। पिंसर्स क्या होते हैं स्कॉर्पियन के ऊपर? ये होते हैं क्लॉज एज वेल एज 8 लेग्स। तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियंस के 8 लेग्स नजर आ रहे हैं, ऊपर इसका हेड नजर आ रहा है। इनको आप बोलते हो पिंसर्स, जिससे स्कॉर्पियो अपने प्रे का शिकार करता है। बहरहाल इस पूरी की पूरी न्यूज में आपके काम का क्या है? आपके काम की सिर्फ एक चीज है बायोडाइवर्सिटी के अंदर, कि इंडिया के अंदर सतपुरा हिल रेंज में कॉम्सोपुथुस सतपुरानस मिला है। कॉम्सोपुथुस सतपुरानस किस आप कह लीजिए इंसेक्ट का, या फिर किस बायोडाइवर्सिटी या किस एनिमल की स्पेशीज है? तो याद रखिएगा स्कॉर्पियो की। 1 लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है मल्टी जो चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक ऑप्शन की तरह पूछ दिया जाए। जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, जेएंडके गवर्नमेंट अप्रूव्स फर्स्ट एवर एफडीआई पॉलिसी फॉर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बोला है कि भाई एफडीआई आ सकती है, और जो भी एफडीआई आएगी उसकी मिनिमम 51% फॉरेन स्टेक होनी चाहिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने एक मीटिंग ली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जम्मू में, और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, जेएंडके के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी इसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, और इस पॉलिसी के तहत 100 करोड़ तक की, आप कह लो 100 करोड़ से ज्यादा की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आएगी, मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई के चलते पैसा आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में 100 करोड़ से ज्यादा का, उसमें 51% तक की फॉरेन स्टेक दी जा सकती है। मिनिमम ऑफ 51% फॉरेन स्टेक। इसके लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में पैसा एलोकेट करना भी शुरू कर दिया है जेएंडके की सरकार ने। तो जेएंडके के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया। वहां पे अगर 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ रही है एफडीआई के अंदर, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है 51% तक का शेयर वो रखेंगे, उससे ज्यादा भी रखते हैं। वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस कि इन्वेस्टमेंट कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल के बाद ही वो इन्वेस्टमेंट ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट की जाएगी। जेएंडके इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी बनाई गई है 2021-30, इसके हिसाब से यहाँ पे लैंड एलोकेट किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021-30 के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट्स इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे। सेमपुरा, पामपोर, इन सब जगहों पे आईटी टावर प्रोजेक्ट्स बनवाए जाएंगे। ठीक है, कल की डेट में हो सकता है कि कॉल सेंटर की बहुत सारी सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर से प्रोवाइड की जाए। 290 एकड़ जमीन 7 विलेजेस में 17 प्लेसेस इन बदगांव एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट्स में हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए एलोकेट किए गए, और इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए भी हम एफडीआई खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बाहर का कोई प्लेयर आया, उसने किसी बिजनेस प्रपोजल में इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, उसमें अपनी एक पार्टनरशिप रख ली। भारत सरकार 51% तक की तो पार्टनरशिप यहाँ पे दे रही। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट है पीएम बैट्स फॉर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग इन डिफेंस सेक्टर। देखिए, मोदी जी ने यहां पे साफ साफ बोला है कि भाई साइबर सिक्योरिटी केवल डिजिटल वर्ल्ड का मामला नहीं रह गया है, अब नेशनल
आप कह लो सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, आज ही ये न्यूज निकल के आ रही है कि रशिया के ऊपर एक मेजर साइबर अटैक हुआ। तो एक ऐसे समय पे जब रशिया यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है, उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, तो ये रशिया के लिए एक सेटबैक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो मोदी जी ने बोला है कि केवल इंडिविजुअल डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। कल की डेट में आपका अकाउंट हैक हो जाए, ठीक है ना, आपके पैसे निकल जाएं, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, या फिर कह लीजिए क्रेडिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या किसी कंपनी के सर्वर्स हैक हो जाएं, तो ये तो साइबर सिक्योरिटी के फैसेट्स हैं ही, साथ साथ एक देश की सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। हमारे यहाँ पे मुंबई में जो पावर फेलियर हुआ था पिछले साल, वहां पे ऐसा कहा गया था कि चाइना ने साइबर अटैक करवाया है। तो अगर चाइना जैसी कंट्री साइबर अटैक करवा के हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से उनको फेल कर सकती है, तो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आ सकता है। समझ गए आप बात को? तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मोदी जी यहाँ पे कह रहे हैं। और उसके बाद डिफेंस के फील्ड में मोदी जी का यह कहना है कि इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए जरूरी है। इंडिपेंडेंस से पहले भी और उसके थोड़ा बाद भी हमारे यहाँ पे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी काफी स्ट्रांग थी। हालांकि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस था वो इंग्लैंड ने सेटअप किया था, और जो भी वेपन्स वगैरह बनाए गए थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुए थे। आज की डेट में हम लोग डिफेंस के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोदी जी के हिसाब से इस साल का 70% डिफेंस बजट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। आज की डेट में हम 75 कंट्रीज को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पे कुछ स्कीमें बता रखी हैं जिसके चलते डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। एक तो स्कीम है बाय इंडियन आईडीडीएम, इंडिजीनियसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कैपिटल इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। और इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर मतलब इंडिया के अंदर जो वेपन्स डिजाइन हुए, डेवलप हुए, मैन्युफैक्चर हुए, उनको खरीदो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर इन वेपन्स को खरीदना है तो आपको इनको बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए है मेक प्रोजेक्ट्स। तो एक मेक प्रोसीजर भारत सरकार द्वारा लेके आया गया डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 में, जिसके चलते इंडिया के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स की इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट की जाएगी। इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसी है एक है मेक वन सब कैटेगरी। यहां पे उन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन और डेवलपमेंट होगा जिनमें मेजर इक्विपमेंट सिस्टम्स प्लेटफॉर्म्स आते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें सरकार 70% तक की फंडिंग देगी। उसके बाद दो और कैटेगरीज है, मेक 2 और मेक 3 एक्विजिशन कैटेगरीज। तो मेक 1 में तो 70% फंडिंग सरकार दे रही है, मेक 2 और मेक 3 में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर आइए और इन्वेस्ट करिए। मेक 3 तो एक नई कैटेगरी थी डैप 20 की, जिसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई। मतलब वो वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करने के बजाय वैसे ही वेपन सिस्टम्स को इंडिया के अंदर बनाया जाए। फिर और क्या क्या किया है हमने, तो भैया डिफेंस में हमने एफडीआई लिमिट को बढ़ाया है। पहले डिफेंस के सेक्टर में एफडीआई लिमिट थी 49%, अब वो आ चुकी है 74% पे, और 100% तक भी एफडीआई हो सकती है किसी एक डिफेंस प्रोजेक्ट में, अगर सरकार क्लियरेंस दे देती है तो। फिर इनहैंस्ड बजट फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 में डिफेंस का जो कैपिटल बजट था, देखिए डिफेंस में भी दो प्रकार के बजट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में क्या है कि भाई डिफेंस पर्सनल्स की सैलरी देना, उनकी पेंशन वगैरह देना, उनके खाने पीने का खर्चा। एक होता है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदना, ठीक है, वो कैपिटल में आता है। तो डिफेंस के अंदर जो कैपिटल बजट है 57.67% पैसा कैपिटल बजट को एलोकेटेड था 2020-21 में, और 2021-22 में एलोकेटेड था 64.09%। आगे और ज्यादा होगा। फिर भाई एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाया गया डिफेंस का, जिसका नाम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसको अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे इनोवेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्पेशली एमएसएमईज, थ्रू प्रोविजंस ऑफ ग्रांट्स सो एज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर एनहांसिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब आप समझ सकते हो, बोल बच्चन टाइप की चीजें हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में क्या है कि सरकार ने इसको सेटअप किया है, और इसके थ्रू पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, खासकर एमएसएमईज को इंगेज किया जाएगा, इनको ग्रांट दी जाएगी, और इनसे बोला जाएगा कि भाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाओ डिफेंस एप्लीकेशन के लिए। फिर मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति बनाया गया है, ताकि आईपीआर कल्चर को इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ाया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब हम डिफेंस इनोवेशन करें और उसको रजिस्टर भी कर दें, ताकि बाहर की कंट्रीज उनका फायदा ना उठा सके। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाई वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स स्पेयर्स,
तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सर्विसेज है वो क्या करेगा कि जितने भी हाई वैल्यू कॉम्प्लेक्स स्पेयर्स होते हैं ना, जैसे मान लो किसी बड़े टैंक में या किसी बड़े फाइटर जेट में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट स्पेयर लगना है, अब वो स्पेयर बहुत महंगा आता है, ये रफाल के लिए हमें स्पेयर फ्रांस से लेने पड़ते हैं, सुखोई के लिए हमें रशिया से लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के स्पेयर्स को अगर हम इंडिया के अंदर बना सके इंडिजीनियसली, तो हमें फिर इंपोर्ट कम करना पड़ेगा इन क्रिटिकल स्पेयर्स का। इसके लिए बड़ा हाई टेक्नोलॉजिकल आप कह लो कैपेबिलिटी की जरूरत है, जो कि लगातार इंडिया के अंदर फंड की जा रही है, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हो सकता है जल्दी हम बना भी लें। अभी के लिए डीआरडीओ 52 प्रोजेक्ट्स चला रहा है मिशन मोड में, जिसके चलते क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स तीनों सर्विसेज की पूरी की जा सकती है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा। इसके लिए डीआरडीओ उनको भी सपोर्ट कर रहा है, खुद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रहा है। फिर इंडिया के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा चुके हैं 2, एक तमिलनाडु के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर, और 20,000 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा 2024 तक। डीआरडीओ ने जो भी टेक्नोलॉजी बनाई है उसको इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया जाएगा एक मैकेनिज्म के अंदर, जिसका नाम है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, को आप बोलते हो लेटॉट। ठीक है ना भाई। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं डीआरडीओ की वेबसाइट पे होस्टेड है, हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजीज एज पर प्रोविजंस ऑफ डीआरडीओ पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू डीआरडीओ अपनी टेक्नोलॉजीज देगा इन इंडस्ट्री को, और फिर जो सेट एग्रीमेंट्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, उसके हिसाब से फाइनल बेनिफिट्स उठाए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास टेस्ट फैसिलिटीज डीआरडीओ लैब्स में खोली गई हैं, नेसेसरी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू आप टेस्टिंग कर सकते हो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की, अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स की। तो ये सब कुछ मेक इन इंडिया इन डिफेंस के फील्ड में हमारे यहाँ पे किया गया। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है, रशिया ने बोला है कि यूक्रेन के मुद्दे पे लेके हम रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने फोन पे शी जिनपिंग को बोला है। ठीक है भाई। तो आपको पता है चाइना ओपनली को रशिया को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को क्रिटिसाइज नहीं किया है, इंडिया ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन चाइना नाटो के अगेंस्ट ओपनली बोल रहा है, इंडिया नाटो के अगेंस्ट ओपनली नहीं बोल रहा है। समझ गए। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग से बोला है कि मैं एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का जत्था मिन्स्क बेलारस भेजने के लिए तैयार हूं, यूक्रेन वाले भी बेलारस में आए, आमने सामने बैठ के बातचीत करें, मैं वॉर खत्म कर दूंगा, डायलॉग और पीसफुल नेगोशिएशन करूंगा, मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। अभी मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो वाला जो पॉइंट है ना, वो बड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखिए चाइना की पोजीशन क्लियर है, रशिया के इन्वेजन को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया। चाइना साफ साफ बोल रहा है कोल्ड वॉर मेंटालिटी को हटाना जरूरी है, और इसके लिए ओपनली नाटो को ब्लेम किया है चाइना ने। ठीक है। अब रशिया की मेनली यहां पे डिमांड का है, रशिया ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है, और उस ड्राफ्ट के अंदर कई आर्टिकल्स हैं, और उस आर्टिकल में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे रशिया के द्वारा इशू किए गए ड्राफ्ट के आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, यूएसए शैल अंडरटेक टू प्रिवेंट फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। तो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यूएस नहीं करेगा। जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक थे, यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, इनके जो फॉर्मर स्टेट्स हैं वो नाटो के एम्बिट के अंदर नहीं जाएंगे, ये आर्टिकल 4 बोलता है। ठीक है ना। दूसरा भाई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश नहीं करेगा फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज की, और यूएसएसआर कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी मिलिट्री को वहां पे स्टैब्लिश करने के लिए और एंटी रशिया स्टांस लेने के लिए। ये भी यहां पे रशिया ने एक शर्त रखी है। ठीक है। फिर जो भी नाटो की पार्टीज हैं वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस नाटो कंट्रीज के बाहर नहीं स्टेशन करेंगे, और ऑब्वियसली बात है यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाता है तो यूक्रेन में स्टैब्लिश होने लगेंगे आर्म्ड फोर्सेस। और नाटो, अब भले यूक्रेन नाटो का मेंबर ना भी बने तो भी नाटो अपनी फोर्सेस यूक्रेन में स्टैब्लिश नहीं कर सकता, ये शर्त भी यहां पे रशिया ने रख दी है। फिर रशिया ने रख दिया किसी भी प्रकार के हैवी बॉम्बर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता है रशियन बॉर्डरिंग कंट्रीज पे। फिर आर्टिकल 6 बोलता है कि पार्टी शेल अंडरटेक नॉट टू डिप्लॉय ग्राउंड लॉन्च्ड इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल। फिर रशिया का प्रपोजल का आर्टिकल 7 ये बोलता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते अपनी टेरिटरीज के बाहर। तो मतलब कि यूएसए नाटो का मेंबर है, अब यूएसए अपने न्यूक्लियर मेंबर्स को किसी नॉन न्यूक्लियर नाटो कंट्री के अंदर डिप्लॉय करके रशिया को थ्रेटन करेगी, ये नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सी शर्तें रख दी यहाँ पे। आप दूसरे कंट्रीज के मेंबर्स को जो कि नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, ना उनको वेपन प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कल की डेट में अब रशिया को इस बात का डर है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो इस बात के पूरे चांसेस है कि यूएसए हो सकता है यूक्रेन को एक न्यूक्लियर वेपन दे दे, तो कल की डेट में रशिया की हिम्मत ही ना पड़े यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की। तो यहां पे रशिया ने यह भी शर्त रखी है कि आप नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सी शर्तें रखी व्लादिमीर पुतिन ने, ऑब्वियसली बात है वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं मानी, और यहां पे रायता पूरा
फैल गया। इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आई होप आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रही है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।